हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बढ़िया, सब अच्छा है, सब खैरियत से है। चलो ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि आपको मानसिक रूप से बूस्टअप करने के लिए सरफेस केमिस्ट्री का एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर हम आए हैं, जिसका नाम है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि। स्टूडेंट्स, याद है आप लोगों को इसके ठीक पहले वाले वीडियो में मिसेल क्या है हम लोगों ने जाना था। अगर आप किसी वजह से पिछला वीडियो नहीं देखना, ठीक पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो पहले स्टूडेंट्स उसे जरूर देखें और फिर आइए इसमें उस मिसेल की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितना मजेदार है ये। इसमें बहुत सारी व्यवहारिक बातें हमें सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कुछ और बातें, फिर मिसेल की कहानी तो होती ही रहेगी। ये देखिए, पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, एसिड जो होता है ना, एसिड अम्ल भी खतरनाक होता है। जब इसमें बेस मिला तो एसिड में जब बेस मतलब कट से बिल्कुल बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होगी और ये बना लेता है साल्ट माने लवण। हाँ, जल भी बन सकता है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एसिड लिया, हमने लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, और एक बेस ले लीजिए, कोई भी बेस जो आपके मन में चल रहा है बोल दीजिए, बोलिए खोल के और देखिए। यहाँ पर ये HCl माइनस होता है, ये प्लस होता है। प्लस, और सॉरी प्लस यहाँ दिखाना था, बहुत गुस्से में तो नहीं है ना आप लोग। तो ये देखिए, प्लस माइनस तो आपस में बंधन बनाएगा ना, और क्या बनाएगा, NaCl, वही नमक जो आप सब्जियों में मिला मिलाकर खाते हैं। अब रही बात ये, तो देखिए यहाँ पर H प्लस है और ये OH माइनस है, ये भी अपना एक अलग ही दुनिया बसाएगा और ये बन गया H2O। एक्चुअली स्टूडेंट, मैं आपको बताना कुछ और चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ठीक है, एसिड बेस अभिक्रिया करके सॉल्ट बनाता है, यहाँ पर आपने देखा है कि एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन कल्पना करें कि आपके पास कोई एसिड है, अगर उस एसिड की H, ये प्रोटिक एसिड है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन वाला एसिड है। अगर इस हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के द्वारा विस्थापित कर दीजिए तो जो चीज बनेगा विस्थापित होने के बाद वो बनेगा सॉल्ट। यही बात एक्चुअली मुझे आपको बताना है। जैसे अगर यहाँ पर H माइनस करके आपने एक Na प्लस किया तो ये तो दिख रहा है आपको कि NaCl हुआ। चलिए ठीक है, अगर मान लीजिए ही HCl ही था और H माइनस करके हमने अगर K प्लस किया तो KCl बना ना, तो KCl इज आल्सो सॉल्ट। अच्छा, मान लीजिए कि आपके पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है। इस नाइट्रिक एसिड पे हाइड्रोजन हटा दीजिए, अब बदले में पोटेशियम लगा दीजिए, कोई भी मेटल लगाइए, इस और क्या बन जाएगा ये तब, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। और पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, तो एक प्रकार का सॉल्ट है। अच्छा चलिए, आपके पास एक H2SO4 है। H2SO4 के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका उपयोग जो होता है ना, इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है उस बैटरी में उपयोग करते हैं, लेड स्टोरेज बैटरी में। यहाँ पर स्टूडेंट्स दो हाइड्रोजन है, इस दो हाइड्रोजन को हटा दिया हमने और मान लीजिए कि हमने सोडियम ही लगाया, तो क्या बना ये Na2SO4, सोडियम सल्फेट। और यार सोडियम सल्फेट एक सॉल्ट है, लवण है। आपके पास एसिटिक एसिड है, CH3COO और ये H हो गया, एसिटिक एसिड हुआ ना। इसके हाइड्रोजन हटा दीजिए और मान लीजिए कि Na लगाया हमने, प्लस कर दिया, तो क्या बना, CH3COONA, नाम क्या, सोडियम एसिडेट। तो हम आपको ये चीज समझाना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे, लेकिन मैं टीचर हूं ना, मुझे बोलना जरूरी है कि किसी भी ये प्रोटिक एसिड के हाइड्रोजन को सुटेबल मेटल के द्वारा विस्थापित कर देने से लवण प्राप्त होता है, सॉल्ट प्राप्त होता है। ये सब के सब क्या है, तो लवण है। एक बात और, आगे बढ़ते हैं, घबराना नहीं है, बिल्कुल मजे में आराम आराम से समझना है। पूरी सिलेबस की हमने जिम्मेदारी ली है, पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, समय से खत्म करेंगे और कुछ भी बिना छोड़े खत्म करेंगे। पूरा नोट्स जो फुल, जो जितनी बातें लिखते थे आप क्लास में उतनी ही बातें यहाँ लिखना है।
तो यहां पर देखिए एक शब्द है फैटी एसिड, वसा अम्ल, फैटी एसिड। आप सोचते हैं एसिड बहुत ही मोटा ताजा हो जाए तो फैटी एसिड फैटी एसिड वसा अम्ल एक्चुअली है क्या कि कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप के रूप में COOH रहता है, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला कोई एसिड है तो उसको फैटी एसिड बोलते हैं। संक्षेप में बिल्कुल लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें इसके बारे में, जिससे अम्ल में COOH ग्रुप रहता है, उसको क्या कर देंगे आप, फैटी एसिड कहेंगे। बस इतनी सी बातें थी। अब आपका इंतजार खत्म हुआ, आते हैं हम लोग ये चीज समझते हैं कि मिसल कैसे बनता है और फिर कपड़े की धुलाई जो है कैसे होती है। तो पहला स्टेप है मिसल निर्माण की क्रियाविधि। मिसल निर्माण की क्रियाविधि समझने के लिए साबुन, आपको पता है ना साबुन मिश्रण बनाता है, हमने बताया था। उसके लिए सांद्रता 10 के पावर -4 से 10 के पावर -3 मोल पर लीटर होना चाहिए। तो आइए समझते हैं, सबसे पहला हम जो लिखेंगे इसके बारे में वो ये है मिसल निर्माण की क्रियाविधि को समझने के लिए साबुन का विलयन उदाहरण के लिए लेते हैं। मतलब आपको साबुन का विलयन लेना है, साबुन पानी का, और इसी से समझना है कि मिसल क्या है। बचपन से आज तक आपने कितना साबुन लगाया है? आपने कभी सोचा कि साबुन क्या है? तो पहली बात, सोप इज ए सॉल्ट। साबुन एक प्रकार का लवण है, इसलिए मैं उसकी बात कर रहा था। तो पहला जो पॉइंट जो आपको नोटवर्ती पॉइंट है वो ये है, साबुन क्या है स्टूडेंट्स? नहा धोआ के पढ़ने से ज्यादा समझ में आएगा। साबुन एक प्रकार का लवण सॉल्ट है। अब सवाल है कि अगर सॉल्ट है, यहां से समझिए, तो सॉल्ट तो किसी एसिड और बेस से मिलकर बना होगा, अथवा कहिए कि किसी एसिड के हाइड्रोजन को मेटल से हटा दिया गया होगा तो सॉल्ट बना होगा ना। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर साबुन अगर एक सॉल्ट है तो ये किस एसिड से बना होता है। तो इसमें एसिड कोई स्पेसिफाई नहीं है, उच्च अणुभार वाला वसा अम्ल आ गया ना सर, इसीलिए मैंने बताया था। उच्च अणुभार वाले वसा अम्ल से साबुन बनता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कितनी बार नहाए लेकिन कभी सोचे नहीं, कोई बात नहीं, हम हैं ना आपको समझाने के लिए, सोचाने के लिए। साबुन उच्च अणुभार वाले वसा अम्ल, फैटी एसिड वसा अम्ल का लवण होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ हम बात नहीं करने जा रहे हैं कि वसा अम्ल का मतलब, हाँ याद रखिए उच्च अणुभार वाला होना चाहिए। अब इसमें कौन से मेटल होते हैं तो याद रखिएगा कि साबुन क्या है, तो सोडियम या अक्सर सोडियम या पोटेशियम का क्या होता है, लवण होता है। तो फिर एक लाइन लिखेंगे, साबुन सोडियम या
पोटेशियम का लवण होता है। अब पूरी बात है, अगर इस तीनों लाइन को मिला दें तो एक तरह से साबुन के बारे में बात क्लियर होती है, और वो ये है कि साबुन उच्च अणुभार वाले वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। ये हुआ साबुन का डेफिनेशन। तो लिख देते हैं, साबुन उच्च अणुभार वाले वसा अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होता है। पोटेशियम लवण होता है। अब एक बात तो अभी अधूरी ही रह गई कि साबुन में जो वसा अम्ल है वो कौन सा अम्ल होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स सोडियम जो होता है ना, एस्टेरिक एसिड होता है। साबुन में जनरली क्या होता है, तो एस्टेरिक एसिड से बना हुआ सोडियम एस्टीरेट या पोटेशियम एस्टीरेट होता है। तो आपको याद रखना होगा, ये है एस्टेरिक एसिड, क्या नाम था जी, एस्टेरिक एसिड। C17H35 COOH, ये हो गया आपका एस्टेरिक एसिड हो गया। इसी से बना रहता है साबुन। इसका सोडियम या पोटेशियम लौट, एस्टेरिक का थोड़ा स्पेलिंग आप देख लेंगे स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। अब आइए, तो आप ये जानिए कि साबुन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, साबुन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो देखिए RCOO माइनस M प्लस, जहां R इक्वल टू, सामान्य साबुन के लिए बात कर रहा हूं, सोडियम एस्टेरिक एसिड से अगर बने तो और भी होते हैं, जहां R बराबर C17H35 हो सकता है, और M प्लस इक्वल टू Na प्लस या K प्लस हो सकता है। याद रखिएगा, ये R का मतलब और भी कुछ हो सकता है, जैसे C जो होते हैं 15 भी होता है, 15 कार्बन वाले भी बनाते हैं, इस तरह से। तो पहले इतनी बातें नोट करिए और फिर आगे बात करते हैं। बहुत सारी बातें और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। स्टूडेंट, साबुन कैसे कार्य करता है यह जानने से पहले थोड़ी सी उसकी संरचना का अध्ययन करें। तो आप जानिए कि सामान्य तौर पे जो साबुन यूज में आता है उसका मुख्य घटक होता है सोडियम एस्टीरेट या पोटेशियम एस्टीरेट। तो एक लाइन लिख देते हैं, सामान्य साबुन का मुख्य घटक क्या होता है, सोडियम एस्टीरेट या पोटेशियम एस्टीरेट है। सोडियम एस्टीरेट या पोटेशियम एस्टीरेट, सोडियम एस्टीरेट। इसका सूत्र लिखे तो C17H35COONA लगाया हमने, ये माइनस ये प्लस रहता है, सोडियम एस्टीरेट होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मजेदार बात, पहले इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखते हैं इसकी संरचना। तो देखिए ये C17 है ना, तो CH3 CH2 आप लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए,
कितना तक लिखिएगा बोलिए? 17 को कितना अच्छा होता कि आप रहते हमारे पास और बोलते कि अब स्टॉप करिए सर, 17 हो गया, मैं काउंट कर लूँ, इतने ज़्यादा नहीं लिखूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हुआ 17 और ये बच गया CWH। सॉरी, ये प्लस माइनस। अब आपको समझना होगा स्टूडेंट्स कि ये वाला हिस्सा, जब आपने साबुन के लिए जनरल सूत्र के रूप में क्या लिखा, आपने लिखा कि होता है RCOO माइनस Na प्लस, यही है ना, या K प्लस। तो देखिए, तो ये वाला हिस्सा तो R हो गया, इसी को आप R कर रहे हैं ना, और ये हो गया आपका COO माइनस। अब समझिए, ये जो R है ये हाइड्रोकार्बन होता है, ये हाइड्रोकार्बन है। इसके बारे में 2-3 बातें हो जाए, बहुत ही मजेदार। सबसे पहली बात कि ये जो हाइड्रोकार्बन है, ये R है, हाइड्रोकार्बन है, और ये होता है द्रवविरागी। क्या होता है स्टूडेंट्स? द्रवविरागी, मतलब जल से नफरत करता है, ये जल से दूर भागता है, और इसको कहते हैं टेल, इसे टेल कहते हैं, ये द्रवविरागी होता है। ये द्रवविरागी है, इसे टेल कहते हैं। ये पूंछ हो गया, ये टेल कहते हैं। अच्छा, एक बात और देखिए, ये अध्रुवीय है ना, कोई प्लस माइनस बिल्कुल नहीं है वहां तक, तो ये अध्रुवीय हिस्सा, अध्रुवीय पार्ट्स, नॉन पोलर पार्ट्स है, अध्रुवीय होता है। द्रवविरागी का मतलब जल में घुलेगा नहीं, जल से दूर होने की कोशिश करेगा। ये वाला हिस्सा आप जाने कि ये हेड कहलाता है, ये हेड है, पोलर है माने ध्रुवीय है, ध्रुवीय, पोलर। अच्छा, एक बात और, ये जल रागी है, द्रव रागी है, इसको जल से बड़ा स्नेह है, प्रेम है, ये होता है द्रव रागी। और चूंकि जल में साबुन की जल की बात करेंगे ना, तो ये जल रागी है वास्तव में, जल से नहीं। अब देखिए, ये जल में डूबा रहता है। अब क्या होता है, जब आप किसी साबुन को पानी में घोलते हैं, कपड़ा साफ करने के लिए, नहाने के लिए, जो भी काम करते हैं, तो क्या हो रहा है, तो जैसे ही साबुन को जल में घोला जाता है, साबुन का 2 हिस्सा हो जाता है। एक यहां से लेकर, एक बात और बता दें, इसको स्टूडेंट्स इस तरह से भी दिखाया जाता है, हमने पढ़ा है 11th क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या बात है, एग्जैक्ट कीजिए। और ये हो गया COO Na+। इसको और अगर हमको संक्षेप में दिखाना हो तो यहाँ पर तो काउंट करके हमने दिखाया हुआ है, अगर आप गिनना चाहें तो गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17, इस C को छोड़ करके, जो कि ये आपका ध्रुवीय हिस्सा है। तो इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, ये देखिए, इसमें ना ये काउंट नहीं किया गया कितना मोड है, ये हो गया ध्रुवीय पोलर, और इतना हो गया ये नॉन पोलर, नॉन, ये पोलर हो गया। पहले इतनी नोट करेंगे, फिर और बातें करेंगे।
आपने कभी सोचा था साबुन के बारे में इतनी सारी बातें हैं? अरे फ्रेंड्स, तो ये देखिए साबुन जो ये साबुन हो गया RCOO माइनस मान लीजिए Na प्लस सोडियम स्लेट, ये जब जल में गया तो क्या हुआ, ये दो हिस्सों में बटा, RCOO माइनस और Na प्लस जल में रह जाता है। ये दो हिस्सा में पुनः बढ़ जाता है, जानते हैं R, इसका दो हिस्सा पार्ट्स है R और COO माइनस। ये कहाँ चला जाएगा, ये द्रव विरागी है तो जल से दूर जाने की कोशिश करेगा, जल से दूर, और ये द्रवरागी है तो ये जल में, जल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। अब आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी बात याद रखिएगा कि साबुन को जैसे जल में डालेंगे ये वाला हिस्सा तो पानी में चला जाता है, ये हिस्सा दो हिस्सों में बढ़ता है। आप देखिए, आपको कल मैंने क्या बताया था कि ये द्रवरागी और द्रव विरागी दोनों छोर होते हैं ना मिश्रण में, तो देखिए इसी एक ही हिस्सा है, ये अलग अलग नहीं टूटता है, एक ही हिस्सा जुड़ा रहेगा चेन, लेकिन एक जल से दूर होने की कोशिश करेगा और एक जल के अंदर जाने की कोशिश करेगा। तो मैं लिख देता हूं एक नई लैंग्वेज में, जब साबुन को जल में डाला जाता है, मतलब जल में जब घुलता है, सीधा सा मतलब है, तो हाइड्रोकार्बन वाला हिस्सा, हाइड्रोकार्बन जिसको आप कह सकते हैं नॉन पोलर अध्रुवीय वाला भाग, जल से दूर, माने जल की सतह पर, जल से दूर तक, जल से बाहर निकल के थोड़ी ना जाएगा, जल की सतह पर चलाएगा, जल के सतह पर, और उसका जो हेड, इसको टेल कहते हैं ना, उसका हेड COO और COO माइनस वाला भाग जल के अंदर चला जाता है। जरा चित्र की सहायता से समझते हैं स्टूडेंट्स। ये आपने साबुन पानी घोला, एक चौक ले रहा हूं मैं, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ये देखिए, जब इसमें साबुन पानी घोले स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये साबुन है ना, ये उसका द्रव रागी हिस्सा है, नीचे आ जाएगा और इस तरह से हो जाता है, ये साबुन पानी है। या कहिए कि साबुन पानी का ये क्या है, विलयन है। याद रखिएगा ये हेड है, इसको हेड कहते हैं, और ये वाला हिस्सा टेल, तो टेल कहां चला जाएगा, जल के ऊपरी सतह पर। ऐसा कब स्थिति आता है, तो याद करिए। अब आइए मिश्रण के बारे में। आपने क्या कहा था कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रता पर एक वैद्युत घट्ट होते हैं, लेकिन सांद्रता बढ़ते ही क्या हो जाता है, कोलाइड्स हो जाता है। देखिए ये लो कॉन्सेंट्रेशन है, निम्न सांद्रता पर, ये निम्न सांद्रता है। जैसे ही स्टूडेंट सांद्रता बढ़ाई जाती है, तो सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, जरा समझिएगा। अब तो ये साबुन पानी वही है, बस केवल सांद्रता बढ़ा दिया आपने। तो जैसे सांद्रता बढ़ा देते हैं, इसके अंदर जो होता है, ये पार्ट्स जो होता है खींच लेता है, उसको खींच करके और नीचे लाता है, एक मिश्रण बनता है। किस तरह से मिश्रण बनते हैं, तो आप इसको ऐसे देखिए। बहुत ही मजेदार है स्टूडेंट्स, ये आयनिक मिश्रण है, इसको कहते हैं। इस आयनिक मिश्रण में
ये हाई सांद्रता पर जल वही है, यही अभी भी वही है, ये कुछ दूसरा नहीं है, ये देखिए बस सांद्रता बढ़ा दिया हमने और ये सांद्रता, ये बन गया मीसेल। इसको बोलते हैं हम लोग मीसेल, आयनिक मीसेल, आयोनिक मीसेल हो गया, जिसमें 100 से भी अधिक आयन होते हैं। ये कब हुआ? तो हाई सांद्रता पर, उच्च सांद्रता पर। तो आप लिख सकते हैं कि साबुन पानी, ये साबुन पानी है अभी भी, बस सांद्रता क्या हो गया? बढ़ गया। क्यों? साबुन पानी जब का विलयन जब निम्न सांद्रता पर होता है तो जो द्रव रागी होते हैं वो जल में डूबे होते हैं और द्रव विरागी छोर जल के सतह पर होता है, इस तरह से रहता है। जैसे ही सांद्रता बढ़ाई जाती है तो उस जल के अंदर में एक मिशेल का निर्माण होता है, जिस मिशेल में क्या होता है कि ये सब तो द्रव दोनों माइनस है ना सब, तो माइनस तो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे, जैसे दूर जाने की कोशिश करेंगे बस एक क्या होता है स्फेरिकल बना लेता है, जिसमें क्या होता है कि जो द्रव विरागी होता है वो इस सर्किल के केंद्र की तरफ पॉइंट होता है और जो द्रव रागी वाला जो छोर होता है वो सर्किल से बाहर की तरफ पॉइंटेड होता है। इस तरह से एक आयनिक मिशेल का ये निर्माण करता है, लेकिन कब होता है? उच्च सांद्रता पर, और जब निम्न सांद्रता रहेगा तो इस तरह से ये होगा। अब देखिए हमें समझना है कि साबुन कैसे कार्य करता है। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, कुछ व्यवहारिक बातों पे आते हैं। आपने क्या किया कि एक ड्राम पानी लिया और एक चिट उसमें डाल दिया साबुन या सर्फ। सर्फ की अगर बात करें तो कपड़ा डालने के साफ होगा। इसका मतलब कि सांद्रता मायने रखता है। जब तक इसमें कोई कपड़ा साफ नहीं होगा, इसमें कपड़ा साफ होगा, जब तक मिशेल नहीं बनेगा, आयनिक मिशेल नहीं बनेगा, तब तक कपड़ा साफ नहीं होगा। तो इसका मतलब कि सांद्रता बढ़ाना जरूरी है, उसमें ज्यादा मात्रा में साबुन सर्फ होना जरूरी है, एक चीज। दूसरी पॉइंट और महत्वपूर्ण नोटवर्दी है, क्या आपने कभी अनुभव किया कि पानी को गर्म कर दे, आप उसमें सर्फ साबुन घोले तब कपड़ा डाले तो कपड़ा जल्दी साफ होता है, ज्यादा साफ होता है, देरी से कम साफ होता है? निश्चित रूप से गर्म पानी में डालोगे तो कपड़ा जल्दी साफ होगा, ज्यादा साफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जो मिशेल बनता है उसके लिए टेम्परेचर फैक्टर भी है, याद है ना? पिछला मैंने बताया था पिछले वाले वीडियो में। तो ताप का भी महत्व है, टेम्परेचर भी अपने आप एक मायने रखता है कि मिशेल कब बने। तो क्राफ्ट टेम्परेचर से ज्यादा ताप होना चाहिए तो मिशेल बनेगा, अदरवाइज वो साबुन काम ही नहीं करेगा, सर्फ काम ही नहीं करेगा, चाहे जितना उसमें सर्फ डाल दो। तो मिशेल बनने के लिए टेम्परेचर का भी महत्व है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, साबुन पानी के विलयन जब निम्न सांद्रता पर इस तरह से होता है, उस सांद्रता पर क्या होता है उसमें मिशेल का निर्माण हो जाता है। इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं बोला उसको आप लिख लीजिएगा साबुन पानी के बारे में। अब देखते हैं कि कपड़ा साफ कैसे होता है, साबुन का क्लीनिंग एक्शन क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, साबुन की जो शोधन क्रिया है, साबुन कैसे कपड़े को साफ करता है, गंदे कपड़े को साफ करता है, उसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप लैंग्वेज लिख भी सकते हैं, मैं बोलते चलूंगा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। ये कपड़ा है और कपड़े के सतह पर ये मान लीजिए कि ये गंदगी चिपका हुआ है, ये गंदगी है, ये कपड़ा है और इस कपड़े पर क्या है? ये तो गंदगी है। गंदगी मान लीजिए कि ये ग्रीस है, तैलीय कोई गंदगी है। अब आपने क्या किया, साफ करने के लिए इसको डिटर्जेंट में या पानी में भिगो करके इस पे आपने साबुन रगड़ा, क्या हुआ उसके बाद की कहानी देखिए। ये देखिए अब क्या हुआ कि ये आपका कपड़ा पर गंदगी था, अभी भी गंदगी है एक्चुअली। आपने क्या किया, इसको डाल दिया,
ये साबुन पानी का ये घोल है, इस घोल में अब इसमें तो हुआ क्या कि ये तो ग्रीस है, अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय होने के कारण क्या हुआ कि इसमें जो मिश्रण का निर्माण हुआ, ऐसे देखिएगा ध्यान से, ये सब ध्रुवीय हिस्सा है और ये सब अध्रुवीय हिस्सा है। ये ध्रुवीय चाहेगा कि हम जल जो ध्रुवीय उधर जल में चल जाए, खींचने की कोशिश करेगा, और अध्रुवीय चाहेगा कि इसमें खींचा जाए, एक साथ मिलकर जोड़ लगाता है और इसको खा दे। बिल्कुल ये उसी तरह से होता है। ये आपने बंसी जानते हैं कैसे पानी में से लोग मछली खींच लेते हैं, ये बिल्कुल ये हुक जैसा रहता है और जहां तक के इस गंदगी में फंस जाता है और सब जोड़ लगा के खींचते हैं या, और इसको यहां से निकाल देते हैं। अब आपके मन में चल रहा होगा क्यों खींचेंगे, क्योंकि तो जल, देखिए ये तो ध्रुवीय वाला हिस्सा है ना, तो जल की तरफ जाना चाहेगा और इसमें ये फंस गया, क्यों जाएगा, क्योंकि ये ग्रीस है, अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय होने के कारण, ये तो ग्रीस वाला हिस्सा है ना, ये गंदगी है, आप गंदगी अध्रुवीय वाले की ग्रीस है, तो अब ये क्या किया, खींचा, तो ये अलग हो गया, अलग हो गया, तो आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ आगे की कहानी। तो अब ये हो गया आपका, ये कपड़ा हो गया, ये हो गया कपड़ा, ये हो गया साफ, इसमें से गंदगी निकल गया, साफ कपड़ा है। तो फिर सोचे गंदगी तो इसी पानी में है ना। अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, इसका Na+ कहाँ है, वो इसी जल में मौजूद है, यहीं पर Na+ मौजूद है इसी पानी में, वो कहीं गया नहीं दूर, इसी पानी में मौजूद है। तो अब कहेंगे तो फिर आगे गंदगी जो है कपड़ा पर चिपक जाना चाहिए ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो देखिए कितना बेहतरीन सा ये टेक्निक है। ये अब आपका ग्रीस वाला हिस्सा है जो गंदगी है, अब इसको क्या करते हैं, ये चारों तरफ से ये इस तरह से बना लेते हैं मिश्रण, और इस कपड़े पर आने से इसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। कपड़े पर आने से, कपड़े पर आने से गंदगी को रोक देंगे, क्योंकि ये तो उसके चारों तरफ मिश्रण का निर्माण हो गया, अब उसको घेर हुए चारों तरफ घेर लिया, तो इसमें जितना भी गंदगी था वो सब क्या हुआ, तो वो मिश्रण उसके चारों तरफ बन गया, एक आयनिक मिश्रण बन गया और कपड़ा से अलग हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या हो रहा है, आप जैसे कपड़ा है, आप साफ नहीं हो रहा, आपने उसे ब्रश लगा दिया, तो स्टूडेंट्स इसे समझिए, ये कपड़ा है और एक गंदगी जो है ना इसमें जाके अंदर में इसके फंस गया था, तो जब आपने ब्रश रगड़ा तो हुआ इस पे मिश्रण जो पहुंच ही नहीं पा रहा था, या चारों तरफ से इतना ना मजबूती से उसको खींच नहीं पा रहा था गंदगी को, तो जब आपने ब्रश रगड़ा तो क्या वो फैला, फैला, बस उस जैसे फैला, बस यहाँ मिश्रण निर्माण के लिए पर्याप्त जगह मिला और फैलने के कारण क्या हुआ, तो आसपास के रेशे से ये इसका संबंध टूटा, बस वो उसे निकाल लेता है। तो ये तो हुआ कि ब्रश मारने से कैसे वो साफ हुआ। याद रखिए कि दो काम हुआ ब्रश मारने से, एक मिश्रण बनने के लिए गंदगी के चारों जगह पर्याप्त मात्रा में मिल गया, और फैलने से कारण क्या हुआ, तो उसका जो बंधन है ग्रीस का वो कमजोर पड़ा। अब है कि गर्म करने से क्या हुआ, तो गर्म करने से क्या होता है, आप जानते हैं कि एक निश्चित ताप पर मिश्रण का निर्माण होता है। जब गर्म करते तो ज्यादा से ज्यादा मिश्रण बना, तो जितना ज्यादा मिश्रण बनेगा उतनी ही गंदगी जो चारों तरफ जो छुपी होगी इसमें उसको निकालने, यहाँ अगर गंदगी है पर्याप्त मात्रा में मिश्रण बनेगा तो यहाँ से भी गंदगी को क्या करेगा, वो खींच लेगा। तो गर्म करने से ये फायदा होता है। अब सोचिए कि मान एक बाल्टी आपने पानी घोला और एक चम्मच मान लीजिए कि 1 ड्रम पानी भरा और 1 चम्मच डिटर्जेंट डाल दिया, कपड़ा डालने के साथ नहीं होगा, क्योंकि सांद्रता भी तो चाहिए ना, तो सांद्रता के लिए पर्याप्त मात्रा में डिटर्जेंट या साबुन का होना जरूरी होता है। तो आप इसको नोट करिए स्टूडेंट्स, और
इसके बाद पर इसको आप नोट करें, उसके बाद देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने समझा होगा कि कैसे मिशेल बन जाते हैं, कपड़ा साफ हो जाता है, और क्यों पर्याप्त मात्रा में डिटर्जेंट। अच्छा, डिटर्जेंट के लिए हमने जो सूत्र होता है, देखिए सोडियम लॉरेली सल्फेट ये डिटर्जेंट में रहता है, ये इसका सूत्र है, ये भी उसी तरह से मिश्रण का निर्माण करता है। और हमने आपको सोडियम, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पार्मेट भी लिख दिया हुआ है, ये भी साबुन का एक हिस्सा होता है। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे एक पर्याप्त मात्रा में सर्फ या डिटर्जेंट या साबुन का होना जरूरी होता है, साथ ही साथ टेम्परेचर कैसे मायने रखता है कपड़ा साफ करने के लिए, इसके बारे में बात किया और आपको समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको लगे कि हाँ इसमें थोड़ी सी और इस बात पे डिस्कस होनी चाहिए, कहीं पे आपको समझने में परेशानी हो रही है, तो एक बात जरूर मुझे बोलेंगे। हाँ, एक बात मैं जरूर आपसे कहूंगा कि क्लीनिंग एक्शन ऑफ जो सोप है, साबुन की जो शोधन क्रिया है, उसको आप लैंग्वेज में भी चाहें तो लिख सकते हैं। तो फिर हमारी और आपकी भेंट होगी कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, और बहुत बहुत धन्यवाद।